दिस इज़ रिया शर्मा एंड वेलकम टू आर एस कॉर्नर। तो आज की इस वीडियो में हम हिंदी के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जो है वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो इसका लूसेंट की बुक का फर्स्ट अध्याय है ये। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है। तो इसका नाम है हिंदी के कुछ विशेष तथ्य यानी कि मुख्य तथ्य। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें तो हिंदी विश्व की लगभग 3000 भाषाओं में से एक है, यानी कि टोटल ग्लोबल लैंग्वेजेस जो मानी जाती हैं वो 3000 के आसपास मानी जाती हैं। ठीक है, और हिंदी उनमें से एक है। ठीक है, और आकृति के आधार पर अगर बात की जाए तो इसको वियोगात्मक या विश्लिष्ट भाषा बोलते हैं। वियोग का मतलब होता है बिछड़ना, यानी कि किसी लैंग्वेज से निकल करके वियोग जिसका हुआ हो। ठीक है, उससे जो बनी हो लैंग्वेज उसको वियोगात्मक बोलते हैं। विश्लिष्ट यानी कि अपने आप में विशेष है ये। ठीक है, और अब अगर बात करें इसके भाषा परिवार की तो इसको भारोपीय परिवार यानी कि इंडो यूरोपियन फैमिली से जो है वो इसका उद्भव जो है वो माना जाता है। ठीक है, और भारोपीय परिवार जो है वो भारत में सबसे बड़ा, मतलब भारत में बोलने वालों का सबसे ज़्यादा प्रतिशत जो वो भारोपीय है। ठीक है, अब नेक्स्ट अगर बात करें हमारे पास में कि हमारे पास में हिंदी भाषा जो वो किस तरीके से आई, तो इसको हम 3 कालों में विभक्त कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आती है हमारे पास में प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व तक चला। और इसमें बेसिकली हमारे पास में 2 लैंग्वेजेस आई थी, वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत। फिर आई मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसमें कि 500 ईस्वी पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी पूर्व तक का इसका काल माना जाता है। और इसके अंडर पाली, प्राकृत और अपभ्रंश का जो है वो उद्भव हुआ। नेक्स्ट आती है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जो कि 1000 से लेकर के अब तक की जितनी भाषाएं हैं वो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंडर आती हैं। और इसमें बांग्ला, असमिया, उड़िया, मराठी, गुजराती, पंजाबी, सिंधी, हिंदी, इन सारे लैंग्वेजेस का जो है वो उद्भव हुआ। ठीक है, सबसे पहले बात करें हम प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की, यानी कि वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत की। तो वैदिक संस्कृत जो है वो सबसे पहली भाषा यहाँ पर मानी जाती है। ठीक है, तो 1500 से 1000 ईस्वी पूर्व तक जो है वो वैदिक संस्कृत का काल रहा था, जिसमें वेदों की रचना हुई। इसके अन्य नाम पाणिनि के द्वारा दिए गए यास्क। ठीक है, और इसको छांदस के नाम से भी जाना जाता था। ठीक है, लौकिक संस्कृत की अगर हम बात करें तो लौकिक संस्कृत का जो है वो हमारे पास में आम लोगों के बोलने के प्रचलन में जो लैंग्वेज आई उसका नाम था लौकिक संस्कृत, क्योंकि वेदों की भाषा बहुत टफ थी और उसको ईजी बनाने के लिए जो है लोगों ने अपने आप में कुछ एक न्यू वर्ड्स इन्वॉल्व किए जो कि ईजी थे कंपैरेटिवली वैदिक संस्कृत के। तो इसका नाम पड़ गया लौकिक संस्कृत। ठीक है, और इसी से संस्कृत भाषा का उद्भव हुआ। लौकिक संस्कृत को हम संस्कृत नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको पाणिनि ने संस्कृत नाम दिया है और इसका काल रहा 1000 से लेकर के 500 ईस्वी पूर्व तक। ठीक है, नेक्स्ट बात करें हम अगर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमारे पास में पाली लैंग्वेज आई, जिस टाइम पे बौद्ध धर्म जो है वो बेसिकली डेवलप हो रहा था। 500 से लेकर के पहली ईस्वी तक इसका काल रहा। और क्योंकि बौद्ध धर्म उस टाइम पे डेवलप हो रहा था और वो संस्कृत लैंग्वेज बहुत ज़्यादा टफ थी, हिंदू जो धर्म था उसके रीति रिवाज जो वो बहुत ज़्यादा टफ हो चुके थे, तो उसको ईजी बनाने के लिए जो है वो बौद्ध धर्म जो है वो आया था। ठीक है, मतलब उससे हट करके कुछ करने के लिए बौद्ध धर्म आया था। ठीक है, तो हमारे पास में भगवान बुद्ध के जो जितने भी उपदेश हैं वो हमारे पास में पाली भाषा में आते हैं। ठीक है, उसके बाद में सेकंड नंबर पर आती है प्राकृत। ठीक है, द्वितीय प्राकृत काल, इसका काल रहा पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी तक। और इस टाइम पे हमारे पास में जैन धर्म आ चुका था और भगवान महावीर जी के सारे उपदेश जो है वो प्राकृत भाषा में है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में तृतीय प्राकृत काल, जिसमें कि अपभ्रंश और अवहट, यानी कि अपभ्रंश मतलब यानी कि उससे जो है वो निकली है थोड़ी सी टेढ़ी मेढ़ी होकर के। ठीक है, 500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक अपभ्रंश काल रहा। फिर अवहट काल आया 900 से लेकर के 1100 ईस्वी तक। ठीक है, इसको संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन भाषा भी कहा जाता है। देन हमारे पास में आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का काल आया, जिसमें कि सबसे पहले आती है प्राचीन हिंदी। इसका काल 1100 से 1400 ईस्वी तक रहा। ठीक है, मध्यकालीन हिंदी 1400 से 1850 ईस्वी तक विकसित हुई। और आधुनिक हिंदी जो है वो 1850 के बाद में जो भी हिंदी चल रही है वो आधुनिक हिंदी की श्रेणी में आती है। और इस तरीके से आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे पास में वैदिक संस्कृत या संस्कृत भाषा आई थी, तो हिंदी की आदि जननी जो है वो संस्कृत भाषा कही जाती है। ठीक है,
लेकिन हिंदी भाषा के अंश जो है वो हमें अपभ्रंश से देखने को मिले थे, इसलिए हम क्या कहते हैं कि हमारे पास में हिंदी भाषा के इतिहास का शुरुआत जो है वो अपभ्रंश से हुआ, लेकिन इसकी आदि जननी जो है वो संस्कृत भाषा है। तो यहाँ पर आप इसका विकास का क्रम देख सकते हैं। संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट, और अब उसके बाद में प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी आई, और अब रिसेंट जो है वो हमारे पास में आधुनिक हिंदी चल रही है। ठीक है, पाली में हमने देखा कि महात्मा बुद्ध के उपदेश थे। संस्कृत में, वैदिक संस्कृत में वेदों की रचना हुई थी। लौकिक संस्कृत जो है वो उनको समझने के लिए यूज़ की जाने वाली लैंग्वेज थी, आपस में बात बोलचाल की भाषा। पाली में बौद्ध धर्म के महात्मा बुद्ध के उपदेश, और उसके बाद में प्राकृत में महावीर जी के उपदेश, फिर अपभ्रंश आई। ठीक है, फिर अवहट, फिर प्राचीन प्रारंभिक हिंदी आई। ठीक है, तो इस तरीके से अपभ्रंश से जो है वो हिंदी भाषा का इतिहास शुरू हुआ, और वैसे संस्कृत से इसका उद्भव हुआ है। ठीक है, यानी कि आदि जननी इसकी संस्कृत है। अब बात करते हैं कि राष्ट्रभाषा आंदोलन से संबंधित कुछ एक धार्मिक सामाजिक संस्थाएं जो थीं, उनका मुख्यालय, स्थापना, संस्थापक कौन रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ब्रह्म समाज की। तो इसका जो मुख्यालय है वो कलकत्ता में है। स्थापना इसकी 1828 ईस्वी में हुई थी, और इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय जी। नेक्स्ट आता है प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज का मुख्यालय जो है वो बम्बई में था। 1867 ईस्वी में स्थापना हुई। आत्मा रंग पांडुरंग जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है थियोसोफिकल आर्य समाज। आर्य समाज जो है वो बम्बई में इसका मुख्यालय है। 1875 ईस्वी में दयानंद सरस्वती जी के द्वारा इसकी स्थापना की गई। फिर आता है थियोसोफिकल सोसाइटी। ठीक है, ये मद्रास के अड्यार में है। 1882 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। कर्नल एच.एस. आलकाट और मैडम ब्लावत्स्की के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट आता है हमारे पास में सनातन धर्म सभा। ठीक है, तो भारत धर्म महामंडल 1902 में इसका नाम रखा गया था। ठीक है, यानी कि बाद में इसका नाम क्या रखा गया, भारत धर्म महामंडल, और पहले क्या था इसका, सनातन धर्म सभा। ठीक है, तो इसका जो मुख्यालय है वो वाराणसी में है। 1895 ईस्वी में इसकी स्थापना पंडित दीनदयाल शर्मा जी के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट आता है रामकृष्ण मिशन। ठीक है, तो इसकी जो मुख्यालय है वो बेलूर में है। ठीक है, और 1897 ईस्वी में इसकी स्थापना विवेकानंद जी के द्वारा की गई थी। अब नेक्स्ट हमारे पास में कुछ एक इससे संबंधित साहित्यिक संस्थाएं हैं। तो नागरी प्रचारिणी सभा काशी वाराणसी में है। 1893 में इसकी स्थापना की गई थी, और संस्थापक थे इसके त्रयी श्याम सुंदर दास, यानी कि राम नारायण मिश्र व शिव कुमार सिंह। ठीक है, हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग में है। ठीक है, इसका मुख्यालय, और 1910 ईस्वी में इसकी स्थापना जो है वो मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा की गई थी। इसके प्रथम सभापति भी वही थे। ठीक है, गुजरात विद्यापीठ की अगर हम बात करें तो अहमदाबाद में इसका मुख्यालय है। 1920 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसमें अब नेक्स्ट जो मेन है वो हमारे पास में है हिंदी विद्यापीठ देवघर में है। 1929 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा में है, इसका मुख्यालय है, और 1936 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं कि हमारे पास में राजभाषा से संबंधित संविधान में किस तरीके के अनुच्छेद हैं। तो संविधान का जो भाग 17 है वो राजभाषा के नाम से जाना जाता है, और इसका अध्याय 1 जो है वो हमारे पास में संघ की भाषा के बारे में बात करता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 343 से लेकर के 351 तक हमारे पास में इसके बारे में जो है प्रावधान है, यानी कि हिंदी लैंग्वेज के बारे में या राजभाषा से संबंधित जो है वो अधिनियम दिए गए हैं 343 से 351 तक में। ठीक है, तो सबसे पहला जो अध्याय आता है संघ की भाषा नाम से जाना जाता है, और संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। ठीक है, अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, ऐसा इसमें प्रावधान है। और इस संविधान के प्रारंभ से 15 वर्ष की अवधि तक अर्थात 1965 तक उन सभी शासकीय परियोजनाओं के लिए अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता रहेगा जिनके लिए पहले प्रयोग किया जा रहा था। ठीक है, यानी कि अब इन्होंने ऐसा तो बोल दिया है कि हमारे पास में हिंदी जो है वो राजभाषा होगी। ठीक है, और क्या बोलते इसकी लिपि देवनागरी होगी, लेकिन 15 वर्ष की अवधि तक जब से हमारा संविधान लागू हुआ उन सभी चीज़ों में जो है इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ होगा जहाँ पर वो पहले से किया जा रहा था। ठीक है, लेकिन राष्ट्रपति की उक्त अवधि के दौरान संघ के शासकीय प्रयोजनों में से किसी एक के लिए अंग्रेजी भाषा के अतिरिक्त हिंदी भाषा का और भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप के अतिरिक्त देवनागरी रूप का प्रयोग जो है वो प्राधिकृत कर सकेगा। ठीक है,
राष्ट्रपति उन 15 साल की अवधि के अंदर भी जो है वो हिंदी और देवनागरी लिपि को जो है वो लागू कर सकते थे। उनके पास में ये पावर दी गई। नेक्स्ट है, संसद उक्त 15 वर्षों की अवधि के पश्चात विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा का अंकों के देवनागरी रूप का ऐसे प्रयोजनों के लिए प्रयोग उपबंधित कर सकेगी जो ऐसी विधि में विनिर्दिष्ट किए गए रहें। ठीक है, यानी कि हमारे पास में ये संसद के पास में भी जो है वो पावर दी गई कि वो जो है वो हमारे पास में अंग्रेजी भाषा का या अंकों के देवनागरी रूप का जो है वो उपबंध कर सकती है। अनुच्छेद 344 में राजभाषा के संबंध में आयोग जो है वो 5 वर्ष के उपरांत राष्ट्रपति के द्वारा गठित होना था और संसद समिति के द्वारा 10 वर्ष के उपरांत, यानी कि जब हमारा संविधान लागू हो जाएगा, ठीक है, तो 5 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति को उसके लिए आयोग गठित करना था और उसके बाद में 10 वर्ष के बाद में संसद की समिति को। ठीक है, इसके अंडर जो है वो हमारे पास में खरीद समिति और पंच समिति आई थी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रादेशिक भाषाओं की। अध्याय 2 में जो है वो प्रादेशिक भाषाओं का वर्णन है। अनुच्छेद 345 कहता है कि राज्य की राजभाषा या राजभाषाएं, यानी कि जो प्रादेशिक भाषा या भाषाएं या हिंदी, ऐसी व्यवस्था होने तक अंग्रेजी का प्रयोग जारी तक जो है वो बाकी की भाषाओं को राजभाषा का दर्जा नहीं दिया जाता है। ठीक है, यानी कि उनको जो है वो मतलब आप कह सकते हो कि मान्यता प्राप्त नहीं होती है, तब तक जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ जो है वो जारी रखा जाएगा। अनुच्छेद 346 में कहा गया कि एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच या किसी राज्य और संघ के बीच पत्र आदि की राजभाषा, ठीक है, संघ द्वारा तत्समय प्राधिकृत भाषा होगी। आपसी करार होने पर 2 राज्यों के बीच में हिंदी भाषा का प्रयोग भी किया जा सकता है। ठीक है, और वैसे कौन सी होगी, इंग्लिश का यूज़ होगा। ठीक है, और या फिर जो संघ जो है वो जिस भाषा को जो है वो मान्य करेगा, प्राधिकृत करेगा, और अदरवाइज 2 राज्यों के बीच में अगर सहमति है तो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ भी किया जा सकेगा। अनुच्छेद 347 में कहा गया कि किसी राज्य की जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा बोली जाने वाली भाषा के संबंध में विशेष उपबंध भी बनाए जा सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि स्टार्टिंग में हमारे पास में 18 राष्ट्रीय भाषाएं थी और अब जो है वो 22 हो गई हैं, तो वो इसी 347 के अनुच्छेद के अनुसार जो है वो हुई हैं कि जो जनसंख्या के किसी अनुभाग द्वारा जो बोली जाने वाली भाषा है उसको राष्ट्रभाषा का दर्जा या राजभाषा का दर्जा जो वो कैसे दिया जाना है। ठीक है, उसके बाद में अध्याय 3 आता है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आदि की भाषा के बारे में जो वर्णन करता है। ठीक है, इसमें कहा है कि जो हमारे पास में राज्य विधानमंडल में विधेयक, अधिनियम आदि के लिए जो प्रयोग की जाने वाली भाषा होगी वो इंग्लिश रहेगी जब तक कि हिंदी के लिए उपबंध नहीं हो जाता है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों के लिए था। अनुच्छेद 349 में कहा गया कि भाषा से संबंधित कुछ विधियां अधिनियमित करने के लिए विशेष प्रक्रिया होगी, जैसे कि राजभाषा संबंधी कोई भी विधेयक राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना पेश नहीं किया जा सकता और राष्ट्रपति भी आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के बाद ही मंजूरी दे सकेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पर कहा कि अनुच्छेद 349 ये बोलता है कि हमारे पास में राजभाषा से संबंधित कोई भी विधेयक अगर लाया जाएगा तो उसके लिए राष्ट्रपति की मंजूरी जो है वो मैंडेटरी कर दी गई, और राष्ट्रपति भी मंजूरी कब देगा, जब उसको जो है वो आयोग के द्वारा, आयोग की सिफारिशों के ऊपर जब वो विचार कर चुका होगा। ठीक है, उसके बाद में आता है अध्याय 4, जिसमें कि विशेष निर्देश दिए गए। अनुच्छेद 350 में कहा गया कि व्यथा के निवारण के लिए अभ्यावेदन में प्रयोग की जाने वाली भाषा किसी भी भाषा में हो सकती है। ठीक है, मतलब अगर हमने किसी की जैसे कि व्यथा का निवारण होगा तो उसके लिए कोई भी भाषा का यूज़ किया जा सकता है। भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की सुविधाएं जो है वो दी जाएंगी। दूसरा था कि भाषाई अल्पसंख्यकों वर्गों के लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ठीक है, इसके अंदर क्या कहा गया कि जो जैसे किसी ने अपनी व्यथा का निवारण के लिए जो अभ्यावेदन करना है तो अपनी मातृभाषा में हो सकता है। ठीक है, और उसके लिए जो है उनको उस भाषा में, उनकी अपनी भाषा में शिक्षा देने की सुविधाएं जो है वो की जाएगी, और जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए विशेष अधिकारी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। ऐसा प्रावधान अनुच्छेद 350 के अनुसार किया गया। और अनुच्छेद 351 में कहा गया कि हिंदी के विकास के लिए निर्देश जिसमें दिए गए कि संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढ़ाए, उसका विकास करे, जिससे वह भारत की सामाजिक, ठीक है, संस्कृति के सभी तत्वों का अभिव्यक्ति का माध्यम बन सके और उसकी प्रकृति में हस्तक्षेप किए बिना हिंदुस्तानी में और 8वीं अनुसूची में निर्दिष्ट भारत की अन्य भाषाओं में प्रयुक्त रूप, शैली और पदावली को आत्मसात करते हुए जहां आवश्यक या वांछनीय हो वहां उसके शब्द भंडार के लिए मुख्यतः संस्कृत से और गौणतः अन्य भाषाओं से शब्द ग्रहण करते हुए उसकी सुनिश्चितता करें। ठीक है, यानी कि इसमें जो है वो
संघ का ये कर्तव्य बना दिया गया कि वो हिंदी लैंग्वेज की डेवलपमेंट करेंगे और इसके लिए वो संस्कृत लैंग्वेज से या किसी अन्य लैंग्वेज से वर्ड्स भी ले सकते हैं, वोकैबुलरी को ऐड भी कर सकते हैं, ऐसा उन्होंने कहा था। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया हिंदी भाषा की जो है वो आज के टाइम पे अगर हम देखें तो इसको 5 वर्गों में बांटा जाता है, इसकी बोलियों को, और उसके बाद में इसकी 17 उपबोलियाँ हैं। ठीक है, और बोलियों को हम उपभाषा के नाम से भी जाना जाता है, और उपभाषाओं के अंतर्गत जो है वो हिंदी की 17 बोलियां आती हैं। लेट्स सी कि कहाँ पे क्या क्या बोली जाती है। तो हमारे पास में जो 5 उपभाषाएं हैं वो है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी और पहाड़ी। सबसे पहले बात करते हैं राजस्थानी। तो राजस्थानी के अंडर जो है वो हमारे पास में जो बोलियाँ आती हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 17 उपबोलियाँ हैं। ठीक है, तो जो उपभाषा की बोलियाँ हैं तो ये है मारवाड़ी, जयपुरी या ढूंढाड़ी। ठीक है, पूर्वी राजस्थानी मेवाती, उत्तरी राजस्थानी मालवी, दक्षिण राजस्थानी। ठीक है, उत्तर राजस्थान में मेवाती बोली जाती है, दक्षिण राजस्थान में मालवी बोली जाती है, पश्चिमी राजस्थान में मारवाड़ी बोली जाती है और पूर्वी राजस्थान में जयपुरी या ढूंढाड़ी बोली जाती है, और इसका मुख्य क्षेत्र जो है वो राजस्थान है। इस तरीके से 4 हमारे पास में राजस्थानी बोलियाँ हैं। ठीक है, पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें तो पश्चिमी हिंदी हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो कौरवी, खड़ी बोली, बांकुरू या हरियाणवी बोली जाती है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास में ब्रज भाषा, बुंदेली, कन्नौजी, ये इसकी बोलियां हैं। पूर्वी हिंदी की अगर मैं बात करूँ तो पूर्वी हिंदी जो है वो हिंदी भाषा की उपभाषा है, और ये इसमें इसका प्रयोग जो है वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश में किया जाता है, और इसके अंदर हमारे पास में जो बोलियां आती हैं वो है अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। नेक्स्ट आती है बिहारी। ठीक है, बिहारी जो उपभाषा है ये बिहार और उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, और इसके अंडर जो हमारे पास में बोलियां हैं वो है भोजपुरी, मगही, मैथिली, और लास्ट हमारे पास में जो उपभाषा 5वीं है वो है पहाड़ी, और ये जो है वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में बोली जाती है। कुमाऊनी और गढ़वाली इसके अंडर आने वाली बोलियां हैं। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि 5 वर्ष के बाद में राष्ट्रपति के द्वारा जो है वो एक आयोग का गठन किया जाना था। तो इस आयोग का गठन जो है वो हमारे पास में कब किया गया? इसका नाम था बाल गंगाधर आयोग। ठीक है, या फिर बाल गंगाधर खेर आयोग, बीजी खरे आयोग के नाम से भी इसको जाना जाता है। ये प्रथम राजभाषा आयोग था। 7 जून 1955 को इसका गठन हुआ और 31 जुलाई 1956 को इसका प्रतिवेदन हुआ। इसकी सिफारिशें थी कि सारे देश में माध्यमिक स्तर तक हिंदी अनिवार्य की जाए। ठीक है, यानी कि 8th क्लास तक जो है वो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ पक्का ही हो। ठीक है, देश में न्याय देश की भाषा में किया जाए। ठीक है, यानी कि हमारे पास में जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट है वहाँ पर जो है वो हिंदी लैंग्वेज का यूज़ हो। जनतंत्र में अखिल भारतीय स्तर पर, ठीक है, अंग्रेजी का प्रयोग संभव नहीं है। अधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली हिंदी भाषा समस्त भारत के लिए उपयुक्त है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी का प्रयोग ठीक है, किंतु शिक्षा, प्रशासन, सार्वजनिक जीवन तथा दैनिक कार्यकलापों में विदेशी भाषा का व्यवहार अनुचित है। ठीक है, तीसरे नंबर पर उन्होंने कहा कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में जो है वो सारे के सारे लोग जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज को नहीं जानते हैं, इसलिए इतने बड़े जो भूभाग है इसके ऊपर इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ जो है वो सूटेबल नहीं है। ठीक है, तो जो हमारी अपनी लैंग्वेज है उसका प्रयोग जो है वो किया जाए। ठीक है, इसके ऊपर जो है वो हमारे पास में पी सुब्बरोयन ने जो है वो असहमति प्रकट कर दी थी। ठीक है, 2 सदस्यों ने, आयोग के 2 सदस्यों ने, जो कि बंगाल के सुनीति कुमार थे चटर्जी थे और तमिलनाडु के पी सुब्बरोयन थे, उन्होंने असहमति प्रकट की, और इस तरीके से जो है ये अच्छे से जो वो इम्प्लीमेंट हो ही नहीं पाया था। इसको ये महज एक औपचारिकता रह गई थी। ठीक है, फिर उसके बाद में संसदीय राजभाषा समिति बनी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 10 साल के बाद में इसका संसद के द्वारा गठन होना था। तो इसका जो गठन है वो 16 नवंबर 1957 को हुआ, और 8 फरवरी 1959 को जो है इसका प्रतिवेदन जो है वो रखा गया। इसका नाम था जीबी पंत समिति। ठीक है, तो इसने कहा कि राष्ट्रीय एकता को द्योतित करने के लिए एक भाषा को स्वीकार कर लेने का स्वतंत्रता पूर्व का जोश जो है वो ठंडा पड़ गया है। ठीक है, मतलब अब इसकी ज़रूरत नहीं है, और इसने सिफारिशें की थी कि हिंदी संघ की राजभाषा का स्थान जल्दी से जल्दी ले। ठीक है, इसको जो वो राजभाषा बना दिया जाए, लेकिन इस परिवर्तन के लिए कोई निश्चित तारीख जो है वो नहीं दी जा सकती। यह परिवर्तन धीरे धीरे स्वाभाविक रीति से होना चाहिए। ठीक है, उन्होंने कोई भी इसके लिए डेट फिक्सेशन नहीं दी, बोला कि स्लोली खुद इम्प्लीमेंट हो जाएगा।
और दूसरी इन्होंने सिफारिश की कि 1965 ईस्वी तक अंग्रेज़ी प्रधान राजभाषा और हिंदी सहायक राजभाषा रहनी चाहिए। 1965 के बाद जब हिंदी संघ की प्रधान राजभाषा हो जाए तो अंग्रेज़ी संघ की सहायक या सह राजभाषा होनी चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने कहा था कि 1965 तक जो वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज़ हो, जैसा कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहा गया था कि संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक इंग्लिश का यूज़ किया जाता रहेगा, जहाँ पर पहले हो रहा था। तो ऐसा ही इन्होंने कहा और उसके बाद में बोला कि आप जो है वो हिंदी को राजभाषा बना दीजिए और अंग्रेज़ी को उसकी को लैंग्वेज यानी कि सह राजभाषा का दर्जा दे दीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ कि इसके लिए भी जो है वो हमारे पास में सेठ गोविंद दास और राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन जो है वो असंतुष्ट थे और उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार हिंदी को राजभाषा के रूप में प्रस्थापित करने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठाए हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन्होंने बोला था कि डेट फिक्स नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये धीरे धीरे खुद हो जाएगा। इन दोनों नेताओं ने समिति द्वारा अंग्रेज़ी को राजभाषा बनाए रखने का भी घोर विरोध किया। ठीक है, और इसको जो है वो स्वीकार कर लिया गया था। अब राष्ट्रपति का आदेश हुआ 1960 में, तो शिक्षा मंत्रालय, विधि मंत्रालय, वैज्ञानिक अनुसंधान व सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय को हिंदी को राजभाषा के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न निर्देश जो है वो इसके अंदर दिए। ठीक है, तो राजभाषा अधिनियम 1963 जो आया वो 1967 में संशोधित किया गया था फर्दर। ठीक है, जो 1963 आया वो जैसे कि बताया गया था कि 1965 तक यानी कि 15 वर्षों तक हमारे पास में इंग्लिश का यूज़ होना था और उसके बाद में हिंदी का प्रयोग किया जा सकना था, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया था। ठीक है, तो उसी के तहत जो वो राजभाषा अधिनियम 1963 आया। ठीक है, ओके, तो इसमें हुआ क्या कि अब ऐसे टाइम पे क्या हुआ कि अब हिंदी को जो है वो राजभाषा का दर्जा मिलना था, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि तमिलनाडु और बंगाल में इसका विरोध होना शुरू हो गया। ठीक है, इसके रिज़ल्ट ये निकला कि हमारे पास में 15 वर्ष के बाद भी जो है वो अब ये लैंग्वेज जो है वो राजभाषा नहीं बन पाई हिंदी, और अंग्रेज़ी को उसका स्थान जो वो मिलता रहा। ठीक है, अब उसने अब फिर से इस आयोग के द्वारा जो है वो ये चीज़ कह दी गई कि इंग्लिश का यूज़ जो है वो वैसे ही किया जाता रहेगा जैसे कि पहले हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर विरोध हो रहा था। ठीक है, उसके बाद में राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967 आया। इससे पहले अगर मैं बता दूँ तो हमारे पास में जो प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी वो भी हिंदी जो हमारे पास में पीपल थे, सिटीजन्स थे ऑफ इंडिया थे, तो उनके लिए जो है वो सहानुभूति रखती थी। ठीक है, नेक्स्ट आया हमारे पास में राजभाषा संशोधन अधिनियम 1967। ठीक है, तो इसमें लाल बहादुर शास्त्री द्वारा राजभाषा विधेयक 1963 को प्रस्तुत करते समय अहिंदी भाषियों को दिलाए गए विश्वास को मूर्त रूप प्रदान करने के उद्देश्य से इंदिरा गांधी ने जो कि फिर से मैंने आपको कहा कि अहिंदी भाषियों से सहानुभूति रखी थी कि शासनकाल में राजभाषा विधेयक 1967 को पारित किया गया। ठीक है, अब इसमें क्या कहा गया, बोला गया कि हमारे पास में जितने भी विधानमंडल है ना, उन सबको जो है एक रिजोल्यूशन पास करना होगा, संकल्प पारित करना होगा। अगर वो उसके ऊपर सहमति जताते हैं तभी जो है वो हिंदी राजभाषा बनेगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो इंग्लिश अपनी एज इट इज़ स्टेज में जो है वो बनी रहेगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास में कामकाज चलता रहा, और फिर उसके बाद में संसद द्वारा पारित संकल्प जो था इसमें जो है वो त्रिभाषा सूत्र आया, यानी कि 3 लैंग्वेज फार्मूला आया। ठीक है, ताकि क्या बोलते यहाँ पर जो है वो एकता जो है वो सुदृढ़ हो सके। ठीक है, जैसे कि हम पढ़ते भी हैं कि 3 लैंग्वेज फार्मूला में हुआ क्या कि अब 1968 में ये आया था कि हिंदी और इंग्लिश के अलावा जो हमारे पास में दक्षिण भारतीय भाषाएं हैं उनमें से किसी को जो है वो हिंदी क्षेत्रों में प्रादेशिक भाषा व अंग्रेज़ी के साथ साथ पढ़ाने की व्यवस्था की जाए। ये था हमारे पास में 3 लैंग्वेज फार्मूला। ठीक है, नेक्स्ट आया राजभाषा नियम 1976 यथा संशोधित 1987 में जो कि हुआ था। ठीक है, इन नियमों की संख्या 12 है, जिनमें हिंदी के प्रयोग के संदर्भ में भारत के क्षेत्रों का 3 वर्गीय विभाजन किया गया है, और प्रधान राजभाषा हिंदी और सह राजभाषा अंग्रेजी व प्रादेशिक राजभाषाओं के प्रयोग हेतु नियम दिए गए हैं। आज भी इन्हीं नियमों के अनुसार सरकार की द्विभाषिक नीति का अनुपालन हो रहा है। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ये थी हमारे पास में हिंदी लैंग्वेज से रिलेटेड इसका मुख्य तथ्य। ठीक है, किस तरीके से हिंदी लैंग्वेज डेवलप हुई और आज इसकी सेंटर में, स्टेट में और साथ में कॉन्स्टिट्यूशन में क्या स्थिति बनी हुई है उसके बारे में हमने पढ़ा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। कल हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे जिसका नाम है हमारे पास में वर्णमाला। ठीक है, तो उसमें हम डिफरेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे, जिसमें कि हमारे पास में स्वर, व्यंजन और उनके डिफरेंट टाइप्स जो है वो हम करेंगे। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।